Hello everyone, this is Jagdish Chaudhary. Welcome to Mystical Gurukul. Today's topic is all about federalism. That is CBSE 10 Civic Chapter 2, Chapter 1 that is power sharing. I made video already on this. This is Chapter 2 that is federalism. अगर पावर शेयरिंग का आपने देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े. उसमें से एक था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. That is basically called as a federalism. Now in this chapter we are going to study about federalism detail. Okay, let's start with the first, that is concept of federalism and mind map. माइंड मैप में हम देखेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर के रिलेटेड, दैट इज फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. दैट इज आवर सेकंड टॉपिक. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट्स मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. अगर इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में कौन से ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो शो कर रहा है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. दैट इज सेकंड टॉपिक. थर्ड, हाउ इज फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस. फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसा किया जाता है, कुछ फीचर्स है, लैंग्वेज हो गया है ना, वो हम पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट लास्ट है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, है ना. 1992 के बाद में डिसेंट्रलाइजेशन लाइक लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, जहाँ पे म्यूनसिपलिटी और पंचायत डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए, है ना. उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. दिस इज द ब्रॉड माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर. अगर ये पॉइंट्स आपको याद है, मैं हर बार बोलता हूँ, अगर ये माइंड मैप आपने अगर पहले ही बना लिया है तो ऑब्वियसली आपको चैप्टर पूरा रिमेंबर रहेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हाइल लर्निंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म. व्हाट डज इट मीन, है ना. तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. What is it? It is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent unit of the country. इंडिया का एग्जांपल ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली नीचे नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. देन लोकल गवर्नमेंट्स है ना. तो यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल लेवल पे और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री के. दैट इज कॉल्ड एज अ फेडरलिज्म. ये पूरे स्ट्रक्चर को पूरे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता है फेडरलिज्म. ओके, आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट दो की नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, बड़े बड़े टॉपिक्स नेशनल इंटरेस्ट लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, है ना, फॉरेन अफेयर्स, ये इसका नेशनल इंपॉर्टेंस है ना. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गया. स्टेट गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज पुलिस, है ना, फार्मिंग के रिलेटेड हो गया, ये मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं. दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. आपको एक मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछा जा सकता है व्हाट इज फेडरलिज्म, है ना. तो डेफिनेशन लिखना है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, और सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट दिखा देना, है ना. नेक्स्ट, अगर कोई भी टॉपिक को डिटेल में समझना है तो उसे किसी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर दो. अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो यूनिटरी गवर्नमेंट से कंपेयर कर दो, अपने आप और डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना. तो फेडरल गवर्नमेंट में इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बिल्कुल भी नहीं है. ओके, कोई भी ऑर्डर वो उसे दे नहीं सकती, है ना. द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन. स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करता है और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पीपल को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, है ना. अगर यूनिटरी का देखेंगे एग्जांपल, अंडर द यूनिटरी सिस्टम देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना. फेडरल में टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. बट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है. अगर सब यूनिट है भी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्हें 1 मिनट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे. फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपना इंडिपेंडेंट अथॉरिटी परफॉर्म कर रहा है ना. ये डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट में और यूनिटरी गवर्नमेंट में. नेक्स्ट, कुछ फीचर्स है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि ये फेडरल कंट्री है. ओके, फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स. फर्स्ट, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना. 2 मीन्स सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है. सेंट्रल है, स्टेट है तो इट इज अ फेडरल, है ना. फीचर्स है फेडरलिज्म का. अगर कोई भी कंट्री में सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, दैट इज अ फेडरल गवर्नमेंट. ओके, 2 और मोर लेवल क्यों बोला है, क्योंकि किसी किसी कंट्री में थर्ड लेवल भी होता है, दैट इज इंडिया में देखने को मिलता है लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे म्यूनसिपलिटीज एंड
पंचायत देखने को मिलते हैं हमें, है ना। नेक्स्ट फीचर, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, ये इंपॉर्टेंस है, गवर्न सेम सिटीजन को कर रहे, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो सेंट्रल स्टेट और डिवाइड किया गया पावर को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर दी गई है, उनका एक जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन में कुछ सब्जेक्ट्स है, उस पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट का वैसे स्टेट लिस्ट है, जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए गए उस पर ही वो लॉ बना सकती है। ये जुरिस्डिक्शन डिवाइड किया गया है इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल देखो, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, ओके। यहाँ पे एक इंचार्ज है, पुलिस इंचार्ज, यहाँ पे एक पुलिस इंचार्ज है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में एक मर्डर हो गया, सपोज, है ना, मर्डर नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक मर्डर हो गया, तो आप एफआईआर दर्ज कराने दूसरे एरिया में नहीं जा सकते, दूसरे के जुरिस्डिक्शन में नहीं जा सकते, आपको इसी इंचार्ज को मिलना पड़ेगा, यहीं पे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, ना कि यहाँ। अगर आप यहाँ जा रहे हो एफआईआर दर्ज करने, क्योंकि ये आपका पहचान का है, तो ये सिंपल बोलेगा कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में मर्डर नहीं हुआ है, आप मेरे पास एफआईआर नहीं कर सकते, आप जिस पर्टिकुलर एरिया में मर्डर हुआ है वहां के इंचार्ज के पास, पुलिस इंचार्ज के पास जाके एफआईआर दर्ज कीजिए। दैट इज कॉल्ड एज अ जुरिस्डिक्शन ना, ये इसका जुरिस्डिक्शन है, ये इसका जुरिस्डिक्शन है। वैसे ही सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे जुरिस्डिक्शन है। इस सेंट्रल लेवल में कुछ सब्जेक्ट है जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ जुरिस्डिक्शन दिया गया, कुछ एरिया ऑफ दी सब्जेक्ट दिए गए जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है ना। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ओके। इसको मिटा देता हूं, 1 मिनट। Okay, next. The jurisdiction of the respective level or the tiers of the government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम मैंने अभी बताया आपको, जुरिस्डिक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इट्स मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो इसे ओबे करना, इसको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर इसमें कुछ होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, मैं आगे बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है ना। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड और स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। दैट इज थर्ड, फॉर द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, दैट इज द इंपॉर्टेंट, यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोविजन हो, फंडामेंटल प्रोविजन हो, उसे अगर चेंज करना है या कोई नया फंडामेंटल प्रोविजन ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल नहीं चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगा, है ना, सिंगल एक ही डिसीजन नहीं लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, दोनों यूनिलैटरली मिल के डिसीजन लेंगे। सच ए चेंजेस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ना। तो कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन बनाना है, चेंज करना है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और भी थर्ड लेवल होगा तो उसे भी पूछना पड़ेगा, तीनों का कंसेंट लेके ही प्रोविजन में चेंजेस ला सकते हैं, प्रोविजन ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर, court has the power to interpret the constitution and the power of different level of government. The highest court act as an empire of the dispute arise between different level of government in exercise of their respective power. देखो, अगर रूल्स बनाने में सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्लैशेस हो गए, है ना, दोनों के बीच में क्लैशेस हो गए, तो यहाँ पे एक अंपायर की तरह काम करते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, है ना, जो कि इस सेंट्रल और स्टेट के डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करता है, वहाँ पे इंटरवेंशन करता है, दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, उसे चलने के लिए पैसा जरूरी है। सेम गवर्नमेंट चलानी है, गवर्नमेंट को रन करना है, तो मनी इज इम्पॉर्टेंट, पैसा जरूरी है। तो पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाती है या कहाँ से वो जनरेट किया जाता है, तो वो टैक्सेशन। आप एक चिप्स का पैकेट भी खा रहे हो ना, तो उस पर भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगा होता है 12-18%, है ना। तो ये टैक्सेशन से क्या हो रहा है, उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट रनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये रेवेन्यू भी डिवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स लगता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स लगता है ना। द फेडरल सिस्टम दस हैज अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड
एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखो यूनिटी कैसे प्रमोट हो रही है फेडरलिज्म के कारण। फेडरलिज्म से क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड कर रहे हैं। पावर को डिवाइड करना मीन्स डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, डिफरेंट ग्रुप को पावर देना मीन्स वो अपने आप एलिनेट फील नहीं कर रहे कंट्री में, वो सेफ फील कर रहे कि हमें भी पावर दी जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, एक यूनिटी रह रही है हमारी कंट्री में, है ना। लोग पार्टीशन नहीं कर रहे, एक साथ में आ रहे, अकोमोडेट हो रहे और साथ में मिल के रह रहे, फ्रेटर्निटी देखने को मिलता है। सेकेंड, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। बहुत डाइवर्सिटी बड़े लेवल पे हमें इंडिया में ही देखने को मिलती है। मैंने पिछले पावर शेयरिंग के चैप्टर में डिटेल डिस्कशन किया है विद परसेंटेज और कितने टाइप्स के रिलीजन हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इतने सारे रिलीजन के लोग एक साथ में रह रहे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता होगा, तो वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है फेडरलिज्म, जिसके कारण सारे एक साथ में मिल के रह रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, है ना। इसका तो प्राउड होना ही चाहिए हमें, है ना। तो गांधी जी ने इस पे कोट लिखा है कि अवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी। हम जब तक हमारी एबिलिटी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी तक पहुंचने की, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ये टेस्ट है हमारे सिविलाइजेशन का, और डेफिनेटली इतने सालों से हम यूनिटी और डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, साथ में मिल के लोग रह रहे हैं, पार्टीशन देखने को नहीं मिला है ना। तो ये टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन में हम पास हो चुके हैं, है ना। तो हमें उसका प्राउड जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। व्हाट इज क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म के लिए क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है, 2 पॉइंट्स है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड और प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। व्हाट इज क्रूशियल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। तो फर्स्ट, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो किसी भी डिफरेंट डाइवर्सिटी को साथ में मिलकर रहना है, या गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया गया है तो कुछ एग्रीमेंट बना होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स बने होंगे, तो उसको फॉलो करना जरूरी है फॉर पावर शेयरिंग, है ना। और दे शुड बी ऑल्सो ट्रस्ट। डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। दे वुड अबाइड बाय दी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। उस जो एग्रीमेंट बनाया है उसको अबाइड रहे, उसको फॉलो करे, है ना, उसको डिसओबे ना करे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 पॉइंट है तो ऑब्वियसली फेडरलिज्म का जो प्रैक्टिस है वो स्मूथली चलेगा, नहीं तो क्लासेस देखने को मिलेंगे। दैट इज दी योर 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट है फीचर्स, हमने डिस्कस कर लिए, 7 फीचर हमने डिस्कस किए, वापस रिमेंबर कराऊंगा आगे आने वाला टॉपिक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो 2 टाइप्स है, 3 मार्क्स 5 मार्क्स डेफिनेटली आने वाला है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को देखते हैं पहले। कमिंग टुगेदर, है ना, वर्ड में ही मीनिंग है, डिफरेंट स्टेट्स है ना, डिफरेंट स्टेट्स है, साथ में आ रहे, कमिंग टुगेदर। स्लाइड पे देखिए, कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ कंट्री, है ना। इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, to form a bigger unit is called as a coming together federalism, है ना। एग्जाम्पल देखो, यूएसए, है ना, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द एग्जाम्पल। क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। होल्डिंग टुगेदर वर्ड में मीनिंग है दोनों के। लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। तो यहाँ पे हमने अलग स्टेट बना दिया, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, है ना, अलग अलग स्टेट्स बने और एक बड़ा कंट्री ऑलरेडी है उसको डिवाइड किया गया है, बस पावर को शेयर किया गया है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना, जो कि एग्जाम्पल है बेस्ट इंडिया, है ना। इंडिया में देखो ना, लैंग्वेज के बेस पे हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना। अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर के बेस पे भी हमने स्टेट बनाए, पावर को शेयर किया गया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री देखो, मेघालय हो गया, है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज जो कि कल्चर के बेस पे बनाया गया है ना, उनको ऑटोनॉमी भी दी गई है। तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, फेडरलिज्म। ओके, दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट, व्हाट्स मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया
में कौन से ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया को फेडरल कंट्री की तरह लेके जाते हैं और फेडरल कंट्री दर्शाते हैं, है ना। तो आप फीचर्स देख लो, जो हमने अभी 7 फीचर्स पढ़े उसको ही देख लो, ये 7 फीचर क्या अप्लाई हो रहे हैं इंडिया में। टू फर्स्ट क्या देखा था हमने फीचर, 2 और more than 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, ऑब्वियसली है, तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सेकंड हमने देखा था जुरिसडिक्शन है डिफरेंट रूल्स बनाने के लिए, तो इंडिया में देखने को मिलता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जो कि देखेंगे हम आगे, और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो जुरिसडिक्शन को भी डिवाइड किया गया है, तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। बट ऐसा नहीं चलेगा, आपको आंसर लिखना है ना, तो ये 7 फीचर पहले लिखना पड़ेगा आपको। व्हाट्स मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, 7 फीचर लिखो, दैट्स मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। नेक्स्ट अगर बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल देखें तो वहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग नहीं हुआ था, पर्टिकुलर श्रीलंका, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। सेम बेल्जियम में हमें अकोमोडेशन देखने को मिला, पावर शेयर की, वहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला। वो हम इससे सीख सकते हैं कि अगर फेडरल फीचर अपनाते हैं किसी भी कंट्री में या फेडरलिज्म को अपनाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लैशेस कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पावर हम फेडरलिज्म में शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2 tiers of the system of government. Later the third tiers of the federalism was added in the form of पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। तो 1992 के बाद में थर्ड लेयर भी ऐड की गई इंडिया में। इंडिया में पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट था ओनली, बाद में 1992 के बाद में अमेंडमेंट करके थर्ड लेयर भी ऐड कर दिया गया, दैट इज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। देखो, व्हाट अबाउट दी कंट्री, वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में कितनी बड़े लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, जो हमने डिस्कस की है ऑलरेडी फर्स्ट में पावर शेयरिंग में। तो इतने सारे बड़े डाइवर्सिटी को कैसे कोप अप किया जाए, कैसे अकोमोडेट किया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारा। बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, दैट्स वाई पावर को शेयर किया गया है, तो इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया। यहाँ पे ज़्यादा क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को, सिविल वॉर हमें देखने को नहीं मिले। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया के केस में अगर देख रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जो हमने जुरिसडिक्शन की बात की थी वही हमें देखना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लेजिस्लेटिव पावर को। तो देखते हैं हम, देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सिंपल बता रहा हूँ, यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक मेंशन है, जो भी यूनियन लिस्ट का जुरिसडिक्शन है, ये पूरा यूनियन लिस्ट का जुरिसडिक्शन है। ओके, तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। ओके, सेकेंड है स्टेट लिस्ट, जहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाते हैं, दैट इज दी सब्जेक्ट्स। ओके, तो एक एक पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हो गए, ऑब्वियसली डिफेंस नेशनल इंपॉर्टेंस, बैंकिंग रिलेटेड जो भी होगा उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, यूनिफॉर्म पॉलिसीज होगी, फॉरेन अफेयर्स हो गई, ये सारे सब्जेक्ट पे सिर्फ यूनियन लिस्ट और यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। ओके, स्टेट में कौन से टॉपिक है, देखो आपको ये टॉपिक्स याद करने हैं, लिखने हैं आपको। स्टेट लिस्ट में कौन से टॉपिक हो गए जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस है, जो कि स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस है, लाइक पुलिस, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल्स नहीं बना सकता, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सब्जेक्ट है वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकता। और यहाँ पे आता है लास्ट कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे जो भी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ, तो सेंट्रल और स्टेट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, ऐसे टॉपिक्स पे दोनों मिलकर रूल्स बनाएंगे। लाइक एजुकेशन, तो एजुकेशन सेंट्रल पे भी इंपॉर्टेंस है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों इस पे मिलके रूल्स बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, both the union as well as the state government can make the law on these topics in these subjects. If their law conflict, okay, laws conflict, law made by the union government will prevail. If their, यहाँ पे तो कुछ गलत है, okay, if their laws conflict, law made by the union government will prevail, तो बेसिकली इसका मीनिंग है, थोड़ा गलत स्टेटमेंट हो गया, इसका मीनिंग है सिंपली, अगर दोनों के बीच में इस टॉपिक पे अगर क्लैशेस होते हैं, अगर एजुकेशन एग्जांपल ले लो, एजुकेशन पे रूल्स बनाए जा रहे हैं, एजुकेशन पे, ओके, तो दोनों मिलके लॉ बना रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलके रूल्स बना रहे हैं, बट दोनों के बीच में क्लैशेस हुआ,
है ना। क्लैशेज हुआ तो किसका डिसीजन चलेगा, तो यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल, है ना। यूनियन गवर्नमेंट का रूल चलेगा, यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी डिस्कस किया है वो चलेगा। जैसे कि देखो बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली चलेगा किसका, बड़े भाई का ही चलेगा ना। तो वही केस है यहाँ पे, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर अगर क्लैशेस होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहां पे चलेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और एक सब्जेक्ट है दैट इज रेसिडुअल सब्जेक्ट, जो कि ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है ऐसे टॉपिक। एग्जांपल दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि और नॉट मेंशन इन प्रीवियस लिस्ट, जो कि प्रीवियस लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट हो गए। कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में कुछ मुद्दे निकल के आए, कुछ टॉपिक्स निकल के आए, वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में निकले, या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो तीनों लिस्ट में नहीं है, वो आएंगे रेसिडुअरी लिस्ट में। और उस पर कौन रूल्स बनाएगा, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस को समझो ठीक से, किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है ना। एग्जाम्पल है यहाँ पे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। क्यों इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 371, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल सरकमस्टेंसेस को प्रोटेक्ट करना है, इनके लैंड राइट्स को और इनके कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है ना, तो उनके कल्चर रिलीजन को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जिसके कारण वो अपना रूल्स खुद बना सकते हैं, या कोई भी सेंट्रल लेवल पे कोई भी रूल बन रहा है पूरे इंडिया पे अप्लाई करना है, तो उनको उनका कंसेंट लेना जरूरी है ना। ये स्पेशल स्टेटस होता है। नेक्स्ट, देयर आर सम यूनिट टू स्मॉल टू बिकम अ स्टेट, कुछ ऐसे यूनिट है जो काफी छोटे होते हैं, वो स्टेट भी बन नहीं सकते। ओके, तो उन्हें बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज, जो कि 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, 28 स्टेट देखने को मिलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज, तो इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज को कौन रन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे हैज अ स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, है ना, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ना। नेक्स्ट देखो, पावर को डिवाइड किया गया है, और यही तो फेडरलिज्म है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली, both the houses of parliament with at least 2/3 majority, then it has a ratified by the legislature of the at least half of the total state। कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन बनाना है, ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका क्या करना पड़ेगा आपको, सेंट्रल और स्टेट की दोनों की कंसेंट लेनी पड़ेगी, दोनों का सुनना पड़ेगा, यूनिलैटरली डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी एग्जांपल अभी का ले लो ना, वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन, कोई भी लॉ बनने से पहले एक बड़ी प्रोसेस होती है। सबसे पहले वो लोकसभा में पास होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 2/3 मेजोरिटी, एंड बोथ द हाउसेस मीन्स यहाँ पे लोकसभा, एक मिनट इसमें मिठाई देता हूँ, इसमें मिटा देता हूँ पहले। देखो, बोथ द हाउसेस मीन्स एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। पहले लोकसभा में पास होगा बाय 2/3 मेजोरिटी, फिर राज्यसभा में पास होगा बाय 2/3 मेजोरिटी। ये 2/3 मेजोरिटी क्या है, देखो लोकसभा में मेंबर कितने हैं, यहाँ पे समझो, लोकसभा में मेंबर कितने हैं, अभी तो 543 है, टोटल स्ट्रेंथ 550 है। 543 को 2/3 से डिवाइड कर दो, दैट इज द मेजोरिटी, अबाउट 265 आता है। ओके, 265 लोगों का जब वोट मिलता है लेजिस्लेचर में, तब वो पास होता है, वो बिल पास होता है लोकसभा से। वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी अगर 2/3 मेजोरिटी मिलती है, 2/3 वोट उसे मिलते हैं, तो ही वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और वहां पे प्रेसिडेंट की कंसेंट होगी। अगर उस बिल में कुछ स्टेट के रिलेटेड है, तो स्टेट को भी कंसल्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया गया स्टेट को एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट को पूछना जरूरी है। अगर 28 स्टेट है तो 15 स्टेट को रेटिफाई करना पड़ेगा। 15 स्टेट ने अगर उसे कंसेंट दे दी, होकार दिला मराठीत, अगर कंसेंट दे दी, तो ऑब्वियसली वो
बिल पास हो जाएगा, वो एक एक्ट बन जाएगा और पूरे कंट्री में लागू हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रहा है, स्टेट को भी पूछा जा रहा है, लोकल को भी पूछा जा रहा है ना। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ। नेक्स्ट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू राइज द रिसोर्सेज बाय लेवाइंग टैक्सेस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्सेस भी डिवाइड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इतना परसेंट टैक्स लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना परसेंट टैक्स लेगा, है ना। जुडिशरी प्ले अ रोल ऑफ एम्पायर, है ना। तो दोनों के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंट्रल लेवल पे, सेंटर का स्टेट के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, आमने सामने आ जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के लिए, तो वो रोल प्ले करता है हमारा जुडिशरी, है ना। दैट इज दी, ये सारे अगर हम मिला के देख ले, कि 7 फीचर्स हम देख ले, कि 7 फीचर इंडिया में देखने को मिलता है, ऑब्वियसली देखने को मिलता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इंडिया में भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशल स्टेटस हमें देखने को मिलता है, जो कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। तो पावर को इंडिया में शेयर किया गया है और इसके कारण ही ये डाइवर्सिटी को हम अकोमोडेट कर पा रहे हैं, है ना। कोई भी बिल पास होता है तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में पहले पास होता है 2/3 मेजोरिटी से, उसके बाद स्टेट के रिलेटेड होगा तो स्टेट को भी पूछा जाता है, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए। टैक्सेस का देखेंगे तो टैक्सेस का भी डिवाइडेशन किया गया है इंडिया में। जुडिशरी प्ले अ important role for solving the conflict between central and state government. That all points shows that India is a फेडरल कंट्री, है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट्स मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो ये सारे टॉपिक्स उसमें आपको, सारे पॉइंट्स आपको उसमें लिखना है और उसे एक्सप्लेन करना है ना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।